हम विलयन में हिमांक अवनमन के बारे में बताएंगे आपको। कैसे अगर आप सूत्र भूल जाते हैं तो कैसे सूत्र को आपको याद रखा रहेगा और उसके बारे में आपको पूरा वर्णन करेंगे। तो देखिए, हिमांक अवनमन क्या है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। हमने क्या कहा? द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आता है, वह ताप उसका हिमांक कहलाता है। अब अगर हम शुद्ध विलायक लेते हैं तो उसका वहां पर वाष्प दाब अधिक होगा अर्थात हिमांक अधिक रहेगा। अगर हम कोई आवासीय पदार्थ घोलते हैं तो वह विलयन बन जाएगा अर्थात वाष्प दाब घट जाएगा, हिमांक में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। यही जो हिमांक में कमी आती है, ये हिमांक का क्या है? अवनमन है। हिमांक का क्या है? अवनमन है। तो देखिए, हिमांक का अवनमन कैसे हम गणना करते हैं और इस सूत्र का कैसे हम सत्यापन करते हैं। तो हिमांक का अवनमन भी किस पर निर्भर कर रहा है? वाष्प दाब पर। तो अगर शुद्ध विलायक का जो हिमांक था उसको हम T0 से दर्शा रहे हैं और विलयन को हिमांक से T से, अब दोनों का अंतर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा जो अंतर आएगा वो हमारा हो जाएगा हिमांक का अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमांक का अवनमन। अब देखिए, हिमांक का जो अवनमन होता है यह भी वाष्प दाब पर ही निर्भर कर रहा है। तो यह राउल्ट के नियमानुसार भी आपका वाष्प दाब के अवनमन से क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। ये आपका राउल्ट का नियम भी वाष्प दाब पर निर्भर कर रहा था तो वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल प्रभाव से क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ विलय का मोल प्रभाव अर्थात स्मॉल एम ऊपर लिखा जाएगा और कैपिटल एम हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? स्मॉल एम हो जाएगा। ये हमारा सूत्र बनता है। अब जो वाष्प दाब का अवनमन होता है वह आपका विलय के मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ लेंगे डेल्टा TF। क्या लिया जाएगा? डेल्टा TF और बराबर, अब यहाँ KF जो आता है, KF जो आएगा ऊपर क्या हो जाएगा? विलायक का मोलल और हिमांक अवनमन हो जाएगा। विलायक का मोलल हिमांक अवनमन हो जाएगा और यहाँ ये समानुपाती किसे होगा? मोललता के। जैसे क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, हिमांक का अवनमन भी होता है। क्वथनांक का उन्नयन था तो मोललता बराबर, देखिए आपको सूत्र यहाँ याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, यह हिमांक का अवनमन है, यह विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है और यम जो है मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलय की क्या कहलाती है? मोललता। तो 1 किलोग्राम विलायक माने आपका इस मोलों की संख्या स्मॉल w और बटे स्मॉल m हो जाएगा और विलायक का जो भाग लिया जाएगा यह ग्राम में लिया जाएगा। तो ग्राम में करेंगे तो किलोग्राम में लिएगा तो 1000 से क्या कर देंगे? भाग करेंगे तो आपको ऊपर चल जाएगा। अब देखिए, अगर ये आपको याद है तो आसानी से सूत्र को हम स्थापित या याद रख सकते हैं। तो डेल्टा TF हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे क्या? डेल्टा TF क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है, हिमांक का अवनमन है वाष्प दाब का। KF हो जाएगा और स्मॉल w गुणे क्या हो जाएगा? 1000 बटे क्या आपका आ जाएगा? m और कैपिटल W कोष्ठक में कर देंगे ग्राम में हो जाएगा। हाँ, अब आप चाहते हैं इसमें से अनुभार की गणना करना, तो अनुभार स्मॉल m है तो स्मॉल m को हम बाहर कर लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल W और क्या हो जाएगा? KF और 1000 हो जाएगा बटे क्या आपका आ जाएगा? डेल्टा TF हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कैपिटल W ग्राम में हो जाएगा। ये हमारा सूत्र बन जाता है। अब इस पर आपका देखिए, हम अगली वीडियो में जो बनाए थे वहां पर वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और ये आपका लास्ट हिमांक का उन्नयन है। तो अब इसमें से सवाल हम नहीं बताए हैं, आज सवाल के बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे सवाल का आप हल करते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए, पहला सवाल आपको बता रहे हैं क्या है। हाँ, पहला सवाल के बारे में देखिए,
दिया गया है, तो शुद्ध आपका दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम एसीटोन को कार्बनिक विलायक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पहले आप वाष्प दाब पर अवनमन पर सवाल लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? वाष्प दाब के अवनमन पर। वाष्प दाब का अवनमन तो आपका दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम एसीटोन। तो 100 ग्राम एसीटोन एक कार्बनिक पदार्थ का भार इतना दिया गया, इतने ग्राम में घोला गया। तो इतना ग्राम एसीटोन जो है, तो एसीटोन माने जो घुलने वाला पदार्थ है, तो इसमें स्मॉल डब्ल्यू से भार उसको रखेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर दिया गया 125 ग्राम। कितना दिया गया है? 100 ग्राम दिया गया। एसीटोन आपका 100 ग्राम दिया गया है। अब एसीटोन का हम अनुभार निकालेंगे। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3 और COCH3 हो जाता है। अब इसका हम निकालेंगे क्या? अनुभार। तो आप जानते हैं अनुभार जो होता है परमाणु भार का योग होता है। तो कार्बन का 12 परमाणु भार, यहाँ हाइड्रोजन के क्या परमाणु है? 3 परमाणु, इसका परमाणु भार 1 होता है। यहाँ कार्बन का 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन आप जानते हैं कितना होता है? 16 होता है। फिर यहाँ प्लस आपका रखेंगे, कार्बन यहाँ 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 3 परमाणु 3 गुणित 1 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे तो 12 और प्लस क्या हो जाएगा? 3 और 12 इसको जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 2 और 6 जो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका इसको जोड़ना चाहते हैं तो आपको 3 जोड़ देंगे तो आपको चाहे 15 लिख दीजिए, या 3 गुणे 1 ही होगा तो आप यहाँ 15 कर दीजिए, तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। तो 15 और प्लस 15 प्लस क्या हो जाएगा? 28। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और 10 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 2 2 4 4 1 5 58 आपका एसीटोन का क्या आ गया? और भार आ गया। और जो कार्बनिक विलायक दिया गया है उसको हम मानेंगे कैपिटल W। उसका आपका दिया गया है, उसका भार दिया गया आपका कितना? 125 और 125 आपका और घोला 1.25 ग्राम में, और कैपिटल एम कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब ये हमारा मान दिया गया है और कह रहा है वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना, एसीटोन का वाष्प दाब दिया गया है। तो P0 का मान दिया गया है। P0 का मान आपको कितना दे रखा है? 230। 230 आपका वायुमंडल है ATM। और PS का मान हमको क्या करना है? विलयन का ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं सूत्र को। यदि आपको सूत्र ना याद हो तो वाष्प दाब का अपेक्षित हार्मोन P0 माइनस PS बटे क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा। और ये डाउट के नियम के अनुसार विलय के मोल प्रभाव से क्या होता है? बराबर होता है। अब आपका ये सूत्र बन जा रहा है। और इसमें देखिए मान दिया गया है, P0 का मान दिया गया 230 और माइनस PS बटे क्या लिखेंगे यहाँ? P0 का स्थान पे 230 हो जाएगा बराबर। अब मोलों की संख्या आप चाहे अलग निकाल लीजिए, चाहे इस पर रख के निकाल लेंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो अलग निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम मान लेंगे कैपिटल विलयन के लिए मानेंगे क्या हो जाएगा? कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ स्मॉल एन बटे कैपिटल एन हो जाएगा। अब आप जानते हैं स्मॉल एन बराबर क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का और भार हो जाता है। यह विलायक का भार बटे विलायक का क्या हो जाता है? और भार हो जाता है। विलायक का भार बटे विलायक का क्या हो जाता है? और भार हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना सूत्र को, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 230 माइनस PS हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? 230 हो जाएगा बराबर। अब स्मॉल W आपको ऊपर रहेगा और स्मॉल एम आपका नीचे चला जाएगा। यहाँ कैपिटल W ऊपर रहेगा, कैपिटल एम कैपिटल जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब वही मान रख दीजिए, आपको निकल जाएगा 230 आपका ये दिया गया विलायक का, और ये आपका 230 हो जाएगा बराबर। स्मॉल W के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? स्मॉल W 100 ग्राम दिया गया है। कैपिटल एम कितना आपका दिया गया? 125 दिया गया है बटे आपका कितना दिया गया है? स्मॉल एम आप निकालें 58 हो गया है। और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया? 1.25 दिया गया है। अब इतना आपको हल करना है। अब यहाँ तो आप अभी तो इसका मान हल करेंगे तब आएगा, PS हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा बराबर। इसका गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा? 125 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव ना, तो ऊपर नीचे 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। आप ऊपर नीचे 100 से कर देंगे गुणा,
100 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे 230 माइनस पी एस बटे क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब इसका अगर गुणा करते हैं तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा बटे यहाँ 0.2 के बाद लग जाएगा, तो इसका कोई लिखने से मतलब दशमलव का नहीं होगा, यहाँ ये कंडीशन आ जाएगी, दशमलव छोड़ दिया जाएगा। अब 125 से हमारा कट जाएगा, दशमलव के बाद जीरो कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो इतना हो जाएगा पी एस हो जाएगा बटे 230 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 जीरो हो जाएगा, कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो बटे क्या हो जाएगा 58 आ जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो अब इसका गुणा कर देंगे तो 58 और कोष्टक में कर दीजिए, आप चाहे गुणा कर दीजिए, आप जो उचित लगे उसको कर दीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 0 0 और 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, 4 5 जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप चाहिए तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इससे गुणा करने के बाद अब देखिए आप गुणा करेंगे कितना 230 में, 230 गुणे कितना करेंगे 58। अब 58 गुणा करेंगे तो 8 जीरो जीरो हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, तो 24 के कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 8 जो 16 और 16 17 18 हो जाएगा। अब इसको 5 से गुणा करेंगे 0 और 5 दिया 15 कितना हो जाएगा 5 जो 10 10 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 0 4 और 8 2 10 3 13 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा करने पर 1 3 3 4 0 माइनस आपका 58 पी एस बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। अब आप चाहिए इसको घटा, इसमें यहाँ प्लस है, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इसको घटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 58 पी एस और इसको हम इधर ले आए, इसको इधर लेके चले जाते हैं, 2 3 0 0 0 0 और 0 और 1 3 3 4 0 हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद भाग कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। पी एस बराबर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आपका 200 0 0 0 और 0 माइनस 1 3 3 4 0 बटे आपका देंगे 58। अब इसको हल करने पर आपका मान कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 228.156 आ जाएगा, 2866 आपका आ जाएगा ATM, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको हल करना है। उसके बाद हम देखिए अगला सवाल क्वेश्चनांक उन्नयन पर। ये तो वास्तव था, क्वेश्चनांक उन्नयन पर। क्वेश्चनांक उन्नयन का सवाल देखेंगे। क्वेश्चनांक उन्नयन पर देखिए एक सवाल, वास्तव क्वेश्चनांक उन्नयन। देखिए दिया गया 6 ग्राम ग्लूकोज दिया गया, तो 6 ग्राम ग्लूकोज स्मॉल डब्लू आ जाएगा 6 ग्राम, क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू 6 ग्राम। और ग्लूकोज का भार अगर आप निकालते हैं तो C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो आपको 180 अणुभार आएगा, क्योंकि परमाणु भारों का योग क्या होता है अणुभार होता है, तो 180 इसका अणुभार आ जाएगा। और इसमें दिया गया है 6 ग्राम ग्लूकोज 50 ग्राम जल में घोला गया है, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया 50 ग्राम दिया गया, कर दिया गया 50 ग्राम में घोला गया है। और इसमें क्वथनांक कितना का वृद्धि होता है, तो क्वथनांक आपका डेल्टा टीवी आपको दिया गया, इसमें घटा के दिया गया है इतना डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और केवी का मान हमको निकालना है, क्या निकालना है केवी का मान निकालना है। अब देखिए ये हमको सूत्र समझ याद नहीं आता है, तो हम क्या जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा केवी, और क्या हो जाएगा स्मॉल एम मोलरता।
तो आप मूललता का सूत्र रख दीजिए, आप आसानी से सूत्र को बना सकते हैं। KB हो जाएगा और क्या हो जाएगा स्मॉल W बटे क्या हो जाएगा 1 गुणे 1000 हो जाएगा बटे आपका स्मॉल m हो जाएगा कैपिटल W हो जाएगा, हमारा सूत्र बन जाएगा। और इसमें हमको KB का मान निकालना है, तो KB का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा डेल्टा TB गुणे क्या हो जाएगा स्मॉल m बटे क्या हो जाएगा गुणे कैपिटल W हो जाएगा, KB हो जाएगा और स्मॉल W गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर हम KB को बाहर निकालते हैं तो KB को बाहर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा डेल्टा TB स्मॉल m कैपिटल W बटे क्या हो जाएगा स्मॉल W गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बस आपका सूत्र बन जाएगा। अब KB आपका निकालना है तो डेल्टा TB का मान कितना दिया 0.34 दिया गया है, गुणे स्मॉल m कितना दिया गया है स्मॉल m 180 हो जाएगा और गुणे कैपिटल W कितना दिया गया 50 हो जाएगा बटे आपका स्मॉल W कितना दिया गया 6 ग्राम गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 से हम भाग देते हैं तो देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 5 दिन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अर्थात आपका जो बचेगा क्या बचा है यहाँ पर KB बराबर क्या हो गया है, अब 3 का 4 12 और 3 3 9 10 हो जाएगा, यही आपका 2 के बाद 10 आ जाएगा और 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 0.5 10 और 2 के 2 51 डिग्री मोलर आपका केल्विन और मोलर आपका आंसर आ जाएगा, केल्विन मोलर इनवर्स आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ये आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन का उन्नयन हो गया, क्वेश्चन उन्नयन के लिए सवाल हो गया। अब एक हिमांक पर भी हो जाए, हिमांक अवनमन पर, एक हिमांक के अवनमन पर, हिमांक के अवनमन पर सवाल देख लीजिए, हिमांक के अवनमन पर, एक हिमांक के अवनमन पर, हिमांक के अवनमन पर क्या करना है, हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन पर, हिमांक के अवनमन पर आप एक सवाल देख लीजिए, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन देखिए कह रहा पदार्थ का 6 ग्राम, तो 6 ग्राम आपके पदार्थ दिया गया स्मॉल W 1.5 ग्राम दिया गया है और कैपिटल W कितना दिया गया है, कैपिटल W दिया गया 60 ग्राम, इंटर के बुक का सब सवाल है। और डेल्टा आपका TF कितना दिया गया है, TF बराबर दिया गया है 0.136 दिया गया है और हमको गणना क्या करना है KF का मान निकालना है, क्या निकालेंगे KF। अब यहाँ जो पदार्थ दिया गया है इतना ग्राम में इतने ग्राम बोला गया है, KF को अनुभाग निकालना है, KF का मान दिया गया है, KF का मान दिया गया 18.6 स्मॉल m की मान को हमको क्या करना है गणना करना है। अब आप सूत्र अगर याद आपको याद नहीं है तो हम पहले बताएगा, सूत्र ना याद हो तो आप जानते क्या हो जाता है डेल्टा TF बराबर क्या होता है KF और क्या होता है स्मॉल m। अब मोलरता का आप सूत्र बार बार आपको याद बता रहे हैं, स्मॉल m हो जाएगा गुणे कैपिटल M हो जाएगा, कैपिटल M आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, आपका ये सूत्र बन जाएगा। तो अभी m के स्थान पे लिख देंगे डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा KF और क्या हो जाएगा स्मॉल W बटे स्मॉल m कैपिटल W और गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये सूत्र आपको बन जाता है। अब m का मान आपको निकालना तो क्या करेंगे m को बाहर किया जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा KF स्मॉल W गुणे आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा बटे आपका क्या हो जाएगा TF हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा और कैपिटल W हो जाएगा, इसे सूत्र में मान रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके F का मान कितना दिया 18.6 दिया गया है, कैपिटल W की स्मॉल W 1.5 दिया गया 1000 हो जाएगा और बटे डेल्टा TF कितना दिया 1.36 दिया गया है और कैपिटल W कितना दिया गया 60 दिया गया है। अब यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे आप गुणा कर दीजिए, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएगा ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाने का मतलब आप 2 0 तो दशमलव गायब हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इतना आपका मान हो जाएगा और नीचे कितना जाएगा 0.36। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव था, 1000 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा करने पर दशमलव हमारा गायब हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा
8 6 15। अब यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा इसके बगल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 6 इतना बच जाएगा। अब इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, कट जाएगा। तो चलिए इसको गुणा कर दीजिए, तो काट दीजिए आप। तो यम बराबर इसको इसमें गुणा कर देंगे, कितना है 1 0 2 0 3 0 हो जाएगा, और 5 6 30 के शून्य हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर यम बराबर आएगा, पूर्णांक में ही आएगा। तो पूर्णांक आ जाएगा कितना 3 4 1.9 आपका इतना, और भाग का कोई मात्रा नहीं, इतना आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए आज जो है वासुदेव वर्मन, क्वथनांक और हिमांक वर्मन के बारे में पूरा जैसे सवाल हल किया जाता है उसका पूरा आपका वर्णन दिया गया, और कैसे आप हल करेंगे सुविधा से आसानी से आप हल कर सकते हैं। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आसानी से आप सूत्र बना सकते हैं। हमें ये जो ट्रिक बताया गया इससे आसानी से आपको सूत्र याद हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में सूत्र ही भूलता है, नहीं तो आपका सब आसानी से कर सकते हैं। तो विलयन से आपका 6 नंबर का प्रश्न आना है, और विलयन से 6 नंबर में आपका एक मान के चलिए आपका सब न्यूमेरिकल तो 2 आपका आना ही आना है। अब आप चलिए क्या है, जैसे हम रासायनिक क्रिया के समीकरण का हम उसमें कैसे क्या परिवर्तन होता है, या वह कितने तीव्र गति से क्रिया होती है, या अभिकारक की सांद्रता, उत्प्रेरक, ताप, इनमें करने पर रासायनिक क्रिया के वेग में यह आपका दर में क्या परिवर्तन आता है। अब इसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने का जो क्षेत्र है उसे कहा गया रासायनिक बलगतिकी। तो हमने रासायनिक बलगतिकी को क्या कहा जाएगा, देखिए रासायनिक क्रिया के समीकरण में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर माने अभिकारक की सांद्रता, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो जैसे अभिकारक किसे कहा जाता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ दोनों आप ले सकते हैं, या तो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन या तो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, लेकिन अभिकारक के सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद के सांद्रता में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो अब देखिए, अब रासायनिक बलगतिकी में हम इस सबका अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी में कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो इतनी तीव्र गति से अभिक्रिया होती है, क्षणिक अभिक्रिया उसे कहा जाता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया, जो कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों में आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे आप समझिए, अगर हमने पोटेशियम को जल में डाल दिया या सोडियम को जल में डाल दिया गया, तुरंत आग लग जाती है, या उतनी तीव्र गति से अभिक्रिया होती है, उसे तात्क्षणिक अभिक्रिया कहा जाएगा। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जैसे आपका जानते हैं जैव आपका पेट्रोलियम जो होता है, तो जीव जंतु पेड़ पौधों के अवशिष्ट अवशेष पदार्थों के अपूर्ण अपघटन के द्वारा पेट्रोलियम बनता है। तो कहा जाता है पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है जो भविष्य में खत्म होने की संभावना है। तो क्यों खत्म होने की संभावना है, इसको बनाने के लिए करोड़ों अरबों वर्षों समय लग जाता है, जो कि दोबारा बनाना संभव नहीं होता। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, मंदगतीय क्रिया कहा जाता है। तो आपका देखिए रासायनिक क्रिया यहाँ 2 वर्णन किया जाता है, एक तात्क्षणिक क्रिया जो कुछ सेकंड या मिनटों में आपका अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा, और कुछ क्रिया ऐसे होती है कई लाखों वर्षों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं जो रासायनिक क्रिया को उत्पाद में बदलने के लिए। तो जो ऐसी क्रिया होती है उसे मंद क्रिया कहा जाता है। अब देखिए, आप कहा जाता है क्रिया रासायनिक क्रिया की दर से कहा जाता है। अभिकारक के सांद्रता में एकांक समय में हुए परिवर्तन को रासायनिक क्रिया की क्या कहा जाता है, दर कहा जाता है। अभिकारक के सांद्रता में एकांक समय में हुए परिवर्तन को रासायनिक क्रिया की क्या कहा जाता है, दर कहा जाता है। यदि हम मानते हैं अभिकारक आपका ये है तो उसको हम व्यक्त करेंगे, तो अभिक्रिया की दर बराबर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब के यहाँ क्या आता है, वेग स्थिरांक आता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग जो स्थिरांक होता है, तो देखिए उसका मात्रक ही पूछा जाता है। जैसे हमने मान लिया अभिक्रिया वेग ले रहे हैं, तो अभिकारक की सांद्रता ये आपका लिया जाएगा, तो यहाँ डी से रासायनिक सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो डी एक्स बाई आपका क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाता है, अभिकारक की सांद्रता हो जाती है। तो अगर अभिकारक की देखिए, अब यहाँ पर अभिक्रिया कोड भी बनेगा, तो अभिक्रिया कोड में क्या होता है, अभिकारक के सांद्रता में मतलब जितने अणुओं में परिवर्तन होता है,
तो अगर उसको हम जितने कारक सामता करोड़ परिवर्तन होगा उस प्रक्रिया कहा जाता है कोट कहा जाता है। जड़ में परिवर्तन होगा वही अपनी क्या हो जाएगी कोट हो जाती है। तो यहाँ इंटर आपको दो ही अध्ययन करना है, एक प्रथम कोट की प्रक्रिया, एक द्वितीय कोट की प्रक्रिया, द्वितीय नहीं प्रथम और शून्य कोट की प्रक्रिया अध्ययन करना है। तो शून्य कोट की प्रक्रिया में अपकारक सामता में कोई परिवर्तन होगा नहीं करता है, उसके अपकारक एकांक समय निश्चित वेग से अपकारक उत्पादन निश्चित समय में अपकारक उत्पादन बदल जाता है। तो अगर हम शून्य कोट की प्रक्रिया का मात्रक निकालना चाहते हैं तो दिखाता है मात्रक पूछा जाता है, निवेदक पूछा जाता है। तो देखिए ये अपकारक के सामता में क्या परिवर्तन हो रहा है, 0, तो इसको हम ये कैपिटल एम बराबर क्या कर देंगे, 0 कर दिया गया। अब देखिए मात्रक पूछा जाता है, मात्रक याद करने के लिए आज बता रहे हैं और बाकी आपको कल बताएंगे। तो ये अब यहाँ अपकारक की सामता है, तो अपकारक की सामता किसमें व्यक्त करते हैं बताइए, मोल बटे किसमें व्यक्त किया था, मोल बटे क्या होता है लीटर में। अपकारक की सामता किसमें व्यक्त करेंगे, मोल बटे लीटर में व्यक्त किया जाएगा। अपकारक सामता किसमें व्यक्त किया, मोल बटे लीटर में व्यक्त किया जाएगा। और समय आपका क्या होता है, समय आप चाहे सेकंड लीजिए, चाहे मिनट लीजिए, चाहे घंटा लीजिए, जो आपको समझ में आए आपको उसको ले सकते हैं ना। तो हमने क्या ले लिया, मान लिया हमने सेकंड ले लिया, क्या लिया गया, सेकंड लिया गया। अब देखिए शून्य कोट की प्रक्रिया का मात्रक क्या होगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं, डी बराबर ये हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, बराबर आपका अपकारक सामता पर निर्भर नहीं किया। अब इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे, तो k को अगर हम बाहर निकालते देखिए क्या हो जाएगा, d आपका कोष्टक में ये बटे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अभिकारक की सामता हमने क्या लिया, मोल बटे लीटर, यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा, मोल बटे क्या हो जाएगा लीटर, मोल बटे लीटर हो जाएगा। और बटे आपका क्या हो जाएगा सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड। ये हमारा प्रथम शून्य कोट की प्रक्रिया क्या बन गया, मात्रक बन गया। अगर आपको नहीं आता था आसान रखते आप निकाल सकते हैं, शून्य कोट की प्रक्रिया हो जाएगा। अब देखिए प्रथम कोट की प्रक्रिया क्या होती है, अभिकारक का सामता में प्रथम घात का परिवर्तन होगा, ये तो प्रथम कोट की प्रक्रिया कहा जाएगा, एक या तो एक अपकारक के सामता में अणु परिवर्तन हो। तो देखिए अब यहाँ हम ले रहे हैं अब प्रथम कोट की प्रक्रिया की प्रक्रिया दर है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, बराबर हो जाएगा k। और यहाँ अपकारक के सामता में प्रथम घात का क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखिए अब मात्रा का आसानी से आप बना सकते हैं, कैसे क्या किया जाएगा, इसका स्थान पे क्या लिखेंगे, मोल बटे लीटर, क्या किया जाएगा, मोल बटे लीटर लिया, क्योंकि अपकारक के सामता ये भी है, मोल बटे लीटर देगा, बटे क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है, स्थान क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर हम वेग स्थिरांक का मात्रक बनाते हैं, तो क्योंकि हमने जिसके स्थान पर आपका स्थान था इसको भी क्या लिखेंगे, मोल बटे क्या लिखेंगे लीटर लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा मोल बटे लीटर हमने कर दिया। अब मोल बटे लीटर कट गया, बचा क्या, ये बराबर आपका बच गया 1/सेकंड, क्या बच गया 1/सेकंड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर आपका लिख सकते हैं सेकंड और क्या हो जाएगा इनवर्स। अब देखिए प्रथम कोट की प्रक्रिया मात्रा क्या बन गया, समय इनवर्स है, सेकंड इनवर्स हो गया।